एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ सप्लाई हम कवर कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि क्यों सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इस वीडियो में हम अजम्पशंस देखेंगे कि जब हम सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं या प्राइस और सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशनशिप जब हम देखते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अजम्पशन के तौर पे पहले से माइंड में रख के चलते हैं। Assumptions of law of supply. As stated above, according to the law of supply, there is positive relationship between price and quantity supplied. That is, more quantity of good is supplied at higher prices. ये हमने पहले देख लिया, यही तो law of supply है. As in case of other law of economics, law of supply is also based on some assumptions. First, सबसे पहला assumption, the law of supply assume firm operate in competitive market structure. Competitive market structure के अंडर है, मतलब आप अगर थोड़ा बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स समझा होगा या आपने रीड किया होगा तो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर है, जैसे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है और उसमें से एक है कॉम्पिटिटिव यानी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर। तो जब लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं हम ये मान के चलते हैं कि जो फर्म है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर काम कर रहा है, ना कि मोनोपोली फर्म है ना ही ओलिगोपोली फर्म है, वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है। एंड नो इंडिविजुअल फर्म हैज़ अ मोनोपोली ओवर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। मोनोपोली नहीं है, यानी मोनोपोली क्या होती है, सिर्फ मैं ही सेलर हूँ पूरे मार्केट में उस कमोडिटी का, कोई और है ही नहीं सेलर जिसके पास ये कमोडिटी है जो कि वो सेल कर पाए, मैं ही सिर्फ हूँ, ओनली वन सेलर। बट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में देर आर नंबर ऑफ सेलर्स। तो इस वजह से ये अजम्पशन होता है कि मोनोपोली नहीं, फर्म जो है वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है। This law does not apply to supply by the monopolist or the producer working under oligopoly and monopolistic competition, as individual firm in these market structure exercise some control over price of their product. क्यों? क्योंकि मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जब हम कवर करेंगे आप देखेंगे कि उसके फीचर्स जो हैं उसमें एक फ़ीचर इम्पॉर्टेंट ये है कि मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है उसमें थोड़ा बहुत प्राइस पे वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मार्केट प्राइस 10 रुपीज़ है तो मैं एज अ मोनोपोलिस्ट 80 रुपीज़ या 20 रुपीज़ रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ही वो कमोडिटी है सेल करने के लिए। देयर इज़ नो अदर इफ़ आई एम अ मोनोपोलिस्ट, ठीक है। तो प्राइस पे कंट्रोल होता है। तो अगर आप सप्लाई की बात कर रहे हो तो प्राइस अफेक्ट ऑब्वियसली सप्लाई को कर रहा है, जो कि हम समझ रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई से। अगर मैं प्राइस अपने हिसाब से चेंज करूँगी दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में ये चीज़ नहीं होती है, प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता। तो इस वजह से जो फर्म है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रहा है, ये पहला अजम्पशन। Second, this law of supply apply when short run marginal cost rising in region where it is profitable to produce. तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जिस एरिया में राइजिंग है, यानी आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ इस तरीके से जाता है। तो जिस रीजन में वो राइजिंग है वो रीजन में फर्म काम कर रहा है। It may be recalled that short-run marginal cost rises due to diminishing marginal returns. तो जो short-run marginal cost है ना वो diminishing, मैंने लास्ट वीडियो में ही समझाया कि diminishing marginal returns होता क्या है, diminishing marginal variable proportion। तो उसकी वजह से आपका कॉस्ट बढ़ता जाता है, तो शॉर्ट रन में आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, ये diminishing marginal returns के वजह से है। टू द वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर जो है, क्योंकि मशीन्स यानी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड फैक्टर है। इन केस ऑफ राइज इन मार्जिनल कॉस्ट द फर्म वुड सप्लाई मोर ओनली एट अ हायर प्राइस
so as to cover the rise in the marginal cost when more quantity of output is produced by hiring additional variable input. तो ये हमने कल ही देखा रीज़न, मतलब लास्ट वीडियो में ही देखा कि रीज़न क्या है, क्योंकि आपका मार्जिनल कॉस्ट राइजिंग है ड्यू टू वेरिएबल प्रपोर्शन, तो आप क्या करते हो, आपका प्राइस बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ गया तो आप हायर कॉस्ट तभी कवर कर पाओगे जब आप हायर प्राइस मार्केट में होगा, आपको देखने मिलेगा, करेक्ट। तो मोर क्वांटिटी कैन ओनली बी सोल्ड, मोर क्वांटिटी will have higher cost due to diminishing marginal returns, and it can only be sold at higher prices. So more quantity will be at higher prices. Third, for the law of supply to apply, firms should aim at maximizing profit or sales revenue. If they do not maximize profit or sales, they may not produce more to increase the quantity supplied. तो देर आर डिफरेंट रीजन्स कि फर्म ऑपरेट करता है, तो उनका मोटिव क्या है। सो मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर्स थियोरीज हैं इस पे, कोई सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देता है, कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देता है, कोई अपना स्टेटस बढ़ाने पे ध्यान देता है, कोई कंपनी का स्टेटस बढ़ाने पे ध्यान देता है। तो यहाँ पे वो मान के चल रहे हैं जो प्रोड्यूसर है वो और किसी भी रीज़न पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या सेल्स मैक्सिमाइजेशन है उसी पे फोकस कर रहा है, उनका मोटिव वही है। Fourth, for the law of supply to hold, it is assumed that technology or input prices remain constant when price of a good rises. So it is very important, अगर देखो प्राइस बढ़ गया, कॉस्ट भी अगर बढ़ गया, अगर टेक्नोलॉजी का रेट बढ़ गया या इनपुट प्राइसेस बढ़ गया, तो आपका प्राइस बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। तो अजम्पशन पहले मान के चलना है कि कॉस्ट जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए, वरना प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस वजह से कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए। इफ़ देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर इन केस इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी में, और फॉल इन इनपुट प्राइसेस, when the firm expand their output, more supply of product may be made at a lower price. तो अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट है, लेट्स से प्राइस इतना है, हम क्वांटिटी सप्लाई इतना कर रहे हैं 100 यूनिट्स, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट है, तो अगर समझो प्राइस कम हो गया है, प्राइस P1 हो गया, कम हुआ है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की वजह से, यानी अच्छे मशीन्स लाने के वजह से। लेट्स से पहले आपके पास अवन नहीं था, तो आप जो पिज़्ज़ा बना रहे थे वो आप गैस पे, स्टोव पे बना रहे थे, लेकिन अब अवन आ गए हैं तो आप इजीली फटाफट से एक अवन में 3 पिज़्ज़ा एक साथ बना दे रहे हो, तो आपके कम प्राइस पे भी ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। तो कम प्राइस हुआ भले ही, लेकिन टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के लिए आप ज़्यादा बना पा रहे हो यूनिट्स, कम क्वांटिटी सप्लाई कर पा रहे हो। इसी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं करेगा। प्राइस वेंट डाउन, सप्लाई इंक्रीज बिकॉज टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट था, करेक्ट। तो लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं करेगा। तो इस वजह से हम अजम्पशन मान के चलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है एंड इनपुट कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहने चाहिए। फिफ्थ अजम्पशन है, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, law of supply will hold if on the expansion of industry external diseconomies exceeds external economies, so that we have increasing cost industry and long run supply curve of industry slopes upward। ये क्या बोल रहा है कि जैसे कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंडर है, वो हमने देख लिया, सबसे पहला अजम्पशन था। अब जब कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर है, तो हम ये भी बोलेंगे कि जब वो एक्सपांड करता है अपना बिजनेस, जो फर्म है वो, तो एक्सपांड करने के टाइम पे
उसका एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब होता क्या है, सिंपल टर्म्स में मैं अगर समझाऊँ तो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज जो है वो आपका कॉस्ट इंक्रीज करते हैं, वेराज एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर होता है तो वो आपका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस करता है, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो अब इस केस में वो क्या कह रहा है कि डिसइकोनॉमी ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू इकोनॉमीज। तो क्या होगा, आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ता रहेगा, तो कॉस्ट बढ़ने के वजह से हायर प्राइस पे आप ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर पाओगे, करेक्ट, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग का रीज़न था, और लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा। In case of constant cost industry, external diseconomies cancel out external economies. When the industry expands, it expands in the long run by the entry of new firm. Long run supply curve of industry is horizontal straight line. Constant cost industry अगर है तो constant cost industry के केस में external diseconomies जो है वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ को सारा वाइप आउट कर देता है, मतलब दोनों इक्वल होते हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा, लॉन्ग रन में न्यू फर्म्स एंटर होंगे उस इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि जितना भी डिसइकोनॉमी हो रहा है वो वाइप आउट हो जा रहा है बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो न्यू फर्म्स एंटर होंगे, प्रॉफिट दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो न्यू फर्म्स एंटर होंगे। न्यू फॉर्म्स जब एंटर होंगे तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो होगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता जाएगा, जैसे जैसे है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता जाएगा। Therefore, in constant cost industry, more is supplied at the same price in long run and law of supply does not apply in this case. तो constant cost industry के केस में law of supply जो है वो होल्ड नहीं करता। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल हो जाता है आपका सप्लाई कर्व, और आप हॉरिजॉन्टल होना यानी एक ही प्राइस पे आप बहुत सारे क्वांटिटी सेल कर सकते हो, सो लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड ही नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, इफ ऑन द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री एक्सटर्नल इकोनॉमीज आउटवे एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, अगर हम ये देख रहे हैं कि जब एक्सपेंशन के टाइम पे एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो है वो ज़्यादा है डिसइकोनॉमी से, यानी आपका एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है एक्सपेंशन के टाइम पे, वेराज जो एवरेज कॉस्ट जो कम हो रहा है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है डिसइकोनॉमीज की वजह से। तो अगर ये सिचुएशन है, the industry will be operating in decreasing cost industry. Obviously decreasing cost industry होगा क्योंकि cost decreasing है, decreasing ज़्यादा है compared to increasing, and in its long run supply curve will be downward sloping. क्यों? क्योंकि with the increase in with the reduction in price आपका कॉस्ट कम है, प्रॉफिट कम होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता जाएगा। आप क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, रादर कॉस्ट भी आपका कम होते जा रहा है, प्राइस कम हो रहा है, मतलब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो आप क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा करोगे जब प्राइस कम हो रहा है, सो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री इन लॉन्ग रन मोर विल बी सप्लाइड एट लोअर प्राइसेस, क्योंकि प्राइस भी कम हो रहा है, योर कॉस्ट इज रिड्यूसिंग, प्राइस रिड्यूस, कॉस्ट रिड्यूस, प्रॉफिट बहुत हाई होगा, तो आप सप्लाई ज़्यादा करोगे एट लोइंग प्राइसेस, जो कि लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बोलता। दिस बिहेवियर इज क्वाइट ऑपोजिट टू लॉ ऑफ सप्लाई, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे टोटल 5 अजम्पशंस बोले। सबसे पहला था कि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में होना चाहिए, सेकंड था कि टेक्नोलॉजी एंड इनपुट प्राइसेस कांस्टेंट होना चाहिए, थर्ड जो है वो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होना चाहिए, यानी जो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो ज़्यादा होने चाहिए कंपेयर टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। थर्ड जो था वो था कि
जो फर्म है वो मैक्सिमाइज करना चाहिए प्रॉफिट, उनका मोटिव जो है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए या सेल्स रेवेन्यू होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। फिफ्थ और लास्ट जो है वो ऑपरेट करना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के राइजिंग पोर्शन पे। आई होप द 5 assumptions are clear to you. If yes, then like the video. अगर मुझे कम लाइक्स दिखे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली कम लोगों को समझा है। कमेंट if you have any doubts or any feedback. Do share this video with your friends and classmates, and if you want any online classes from me on any of the topics relating to economics or any of the paper, mathematical economics हो गया, derivation हो गया कहीं का, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड वॉट एवर द टॉपिक यू वॉन्ट मी टू कवर। जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी। कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स एंड वेट, don't forget to subscribe the channel because very few people subscribe to the channel, तो please subscribe कर दीजिए। Thank you.